हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेईई स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 5 जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, फिर पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, फिर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, फिर पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, फिर म्यूटेशन एंड लास्ट में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इन्होंने लेसन स्टार्ट किया है, हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि एलिफेंट जो है वो हमेशा बेबी एलिफेंट को बर्थ क्यों देता है, वो कभी किसी और एनिमल को बर्थ क्यों नहीं देता, या फिर मैंगो सीड से हमेशा मैंगो प्लांट ही क्यों निकलता है, कोई और प्लांट क्यों नहीं निकलता। Given that they do, are the offsprings identical to the parents? इन्होंने पूछा है कि वैसे तो एलिफेंट को ही बर्थ देगा, बट क्या जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो बेबी बॉर्न होता है, वो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के, या फिर उसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सिबलिंग्स होते हैं, मतलब भाई बहन होते हैं, वो कभी कभी तो आपस में बहुत सिमिलर नज़र आते हैं, बट समटाइम्स वो बहुत अलग अलग भी नज़र आते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम एक बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसके थ्रू पता करते हैं। वो ब्रांच का क्या नाम होता है? उसका नाम होता है जेनेटिक्स। सो फर्स्ट हमारा है ये जेनेटिक्स, जो कि डील करता है इन सब क्वेश्चंस के साथ। और ये जो ब्रांच होती है हमारी जेनेटिक्स की, ये डील करती है किन चीज़ों के साथ? इनहेरिटेंस के साथ, एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो ये इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के आंसर्स देती है जेनेटिक्स और इसको स्टडी करने की कोशिश करती है। सो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। फर्स्ट था जेनेटिक्स के बारे में बोला है इन्होंने, एंड नेक्स्ट हमारा टर्म आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या बोला है इन्होंने, पहले रीड कर लेते हैं इनकी तरफ से डेफिनेशन। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? जो इनहेरिटेंस होती है वो हमारा एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में जो पेरेंट होता है वो अपने प्रोजेनी मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स की जनरेशन्स होती हैं उसको हम प्रोजेनी कहते हैं। तो पेरेंट टू प्रोजेनी हमारे कैरेक्टर्स जाते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने कैरेक्टर्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को दे देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, और ये इनहेरिटेंस हमारी बेसिस होती है हेरिडिटी की। फिर नेक्स्ट हमारा टर्म इसमें इन्होंने बताया है वेरिएशन। वेरिएशन की डेफिनेशन इन्होंने बोली है, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? यहाँ तो इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा कि वो कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू प्रोजेनी जाते हैं, बट वेरिएशन के डेफिनेशन से हमें पता लगा कि जो हमारे कैरेक्टर्स पेरेंट टू प्रोजेनी जा रहे हैं ये एग्जैक्ट नहीं जाते हैं, इनमें कुछ डिग्री आ जाती है उसकी चेंज की। इस चेंज को, जो थोड़ा सा चेंज आता है, इस चेंज को हम कहते हैं वेरिएशन। तो हमारे जो कैरेक्टर्स जाते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी वो एग्जैक्ट नहीं जाते, उनमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, इन डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशन। नेक्स्ट इन्होंने हमें एक बहुत सरप्राइजिंग चीज बताई है कि ह्यूमन बींग्स को 8000 से 1000 BC तक पता लग गया था कि जो वेरिएशन होती है वो हमारे किस चीज की वजह से होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होती है। उनको ये नहीं पता था इसके साइंस, इसके बिहाइंड जो साइंस होता है या चीज़ें होती हैं उसका एग्जैक्ट उन्हें नहीं पता था, बट उन्हें ये पता था कि जो ये हमारी वेरिएशंस आती हैं ये हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आती हैं। और इस नॉलेज से उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो हमारी वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स उस टाइम, उनके टाइम में जो प्रेजेंट थी, उनको उन्होंने सेलेक्टिवली ब्रीड किया ताकि उनमें उनकी मनपसंद वेरिएशंस आ जाएं और वो उन्हें यूज कर पाए। इसका इन्होंने हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है वाइल्ड काउज का। क्या बोला है इन्होंने कि थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन, मतलब हमने उनकी आर्टिफिशियल सिलेक्शन करी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? हमने जो मेल पेरेंट होता है और फीमेल पेरेंट होता है उनको अपनी तरफ से चूज किया। तो फीमेल हमने ऐसी चूज करी जो हमारे सुपीरियर थी, मतलब हो सकता है कि वो मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी करती थी। फिर हमने एक मेल चूज किया जो कि सुपीरियर था, हो सकता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो हमने इन्हें चूज किया, इनको सिलेक्टिवली ब्रीड करवाया और फिर इनकी इस तरह हमें डिजायरेबल
वो मिले ऑफस्प्रिंग, और हमने इनको अपनी ज़रूरत की डायरेक्शन में वो करा डोमेस्टिकेट। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे हमें किस चीज़ का दिया है, साहिवाल काउस, जो कि हमारी पंजाब में मिलती है। फिर इन्होंने ये बोला है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, इवन दो उन्हें पता था कि हमारे इनहेरिटेंस और वेरिएशंस जो होती हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होती हैं, बट उन्हें ये नहीं पता था कि ये इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस क्या है इस फिनोमेना का। तो ये सब तो इसके बेसिक चीज़ें थी। हम अब फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हमारे इनहेरिटेंस की स्टडी होती है, इनहेरिटेंस के बारे में हमें मिड 19th सेंचुरी से पहले ज़्यादा कुछ नहीं पता था उसके साइंटिफिक बेसिस के बारे में। मिड 19th सेंचुरी मतलब हमें 1850s के पहले हमें उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था इनहेरिटेंस के बारे में। उसके बाद हमें क्या उसके 1980s के बाद कैसे पता लगा, एक साइंटिस्ट आए हमारे जिनका नाम था ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने क्या किया, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए गार्डन पी प्लांट पे फॉर 7 years। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स मतलब क्या, उन्होंने हाइब्रिड्स फॉर्म किए, अलग अलग ब्रीड्स के उन्होंने वो करवाई सेलेक्टिव ब्रीडिंग, और उससे उन्होंने हाइब्रिड्स फॉर्म करे। और इन्होंने किस पे किया, गार्डन पी प्लांट पे किया। ये इंपॉर्टेंट है, गार्डन पी प्लांट पे किया। कितने टाइम के लिए, 7 years के लिए किया। और इस स्टडी को करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रपोज किए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। मतलब जो हमारी इनहेरिटेंस होती है वो कुछ लॉज को फॉलो करती है, और उन लॉज को ग्रेगर मेंडल ने बताया कि वो क्या होते हैं। मेंडल ने जो ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इन इन्वेस्टिगेशंस में उनकी एक स्पेशल चीज़ क्या थी कि इनहेरिटेंस पैटर्न को पहली बार किसी ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था, मतलब उस पर मैथमेटिकल लॉजिक फर्स्ट टाइम किसी ने बायोलॉजी में अप्लाई किया था। ये उनके इन इन्वेस्टिगेशंस की वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल थिंग्स थी। फिर एक नेक्स्ट चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट थी वो क्या थी, इनके एक्सपेरिमेंट का लार्ज सैम्पलिंग साइज था, जिसकी वजह से इनके डेटा को ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिली। क्या इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर आप सिर्फ 5 प्लांट्स पे कुछ कर रहे हो तो हो सकता है कि ये कोई एक्सेप्शन आ जाए इसमें कि ये और प्लांट्स पे अप्लाई ना हो, बट सिंस जो मेंडल ने प्लांट्स की वैरायटी यूज़ की थी, उनके पास बहुत बड़ा वो था सैम्पलिंग साइज, तो उन्होंने काफ़ी अलग अलग तरह के उनके पास वैरायटी वो आ गई थी प्लांट की वेरिएशंस, जिसकी वजह से उनकी जो डेटा कलेक्ट हुआ था वो क्रेडिबिलिटी उसकी बढ़ गई थी। ऑल्सो जो उन्होंने अपने इन्फेरेंसेस ड्रॉ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट से, उनको वो किस तरह प्रूव कर पाए, सिंस उन्होंने बहुत सारी जनरेशन्स पढ़ी थी एक ही पी प्लांट की, तो वो हर जनरेशन में उन्होंने ये शो किया कि सिमिलर रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो इसकी वजह से जो उनके वो आए थे कंक्लूजन्स उन्होंने ड्रॉ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट से, वो उनके प्रूव हो पाए, ये क्या बता पाए वो कि ये हमारे जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं, ना कि कोई अनसब्सटैंशियल आइडियाज़। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी आइडियाज़ उठा लिए हैं, बट ये जनरल रूल्स हैं हमारे इनहेरिटेंस के। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि उनके एक्सपेरिमेंट की क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से वो उनका क्रेडिबिलिटी बढ़ी थी उसकी। बट उन्होंने किस तरह किया था एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने जो गार्डन पी प्लांट लिया था उसके 2 ऑपोजिंग ट्रेड्स को वो पढ़ते थे। 2 ऑपोजिंग ट्रेड्स का मतलब क्या है, एग्जाम्पल टॉल या ड्वार्फ प्लांट। तो अगर वो 2 प्लांट पढ़ रहे हैं तो इन्होंने 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़े थे, 2 ऑपोजिंग ट्रेड्स पढ़े थे, जैसे कि एक टॉल है तो एक ड्वार्फ है। फिर सेकंड, अगर एक के सीड्स येलो हैं तो एक के सीड्स ग्रीन है। ये जो इन्होंने अपोजिंग ट्रेड्स लिए थे, इसकी हेल्प से वो एक बेसिक फ्रेमवर्क खड़ा कर पाए अपने गवर्निंग रूल्स का। किस चीज़ के, इनहेरिटेंस के जो रूल्स होते हैं उनका वो एक बेसिक फ्रेमवर्क खड़ा कर पाए इन अपोजिंग ट्रेड्स को लेने की वजह से। फिर मेंडल के बाद काफ़ी साइंटिस्ट आए और उन्होंने इन रूल्स पे और एक्सपैंड किया, इनको और ज़्यादा डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस ली और इनको और कॉम्प्लेक्स बनाया रूल्स को। अब मेंडल ने जो ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे कैसे थे, उन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाई या फिर क्रॉस पॉलिनेशन करवाई, किनके बीच में,
सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स के बीच में। अब ये ट्रू ब्रीडिंग का क्या मीनिंग होता है? ट्रू ब्रीडिंग का इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो होती है जिसमें बहुत सारे कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हुए हैं, कि वो बहुत बार से सेम प्लांट में ही पॉलिनेशन हुआ जा रहा है। ये हमने पढ़ा था ना, ऑटोगैमी होती है, गाइटेनोगैमी होती है। तो इसमें क्या होता है, ऑटोगैमी में तो सेम प्लांट में जाता है, गाइटेनोगैमी में ऑटोगैमी में हमारा सेम फ्लावर में जाता है, पॉलिनेशन वन फ्लावर में होता है, गाइटेनोगैमी में सेम प्लांट में होता है। तो इस एक प्लांट के इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा, बट ये दोनों ही हमारी सेल्फ पॉलिनेशन के वो होते हैं वेज। तो इनकी कंटिन्यूअस सेल्फ वो कराई पॉलिनेशन, इसकी वजह से उनके पास जो ट्रेड्स आए वो स्टेबल हो गए। उनके इनहेरिटेंस एक ही ट्रेड की बार बार हो रही है, तो वो स्टेबल हो गए ट्रेड्स, और वो एक्सप्रेस होते रहे सेवरल जनरेशंस तक। तो ये ट्रू ब्रीडिंग को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो होती है जिसमें काफी सारे सेल्फ पॉलिनेशन हुए हों और उसके जो ट्रेड्स हैं वो स्टेबल हो गए हैं और काफी जनरेशन तक एक्सप्रेस हो रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें एक इम्पॉर्टेंट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन बताई है, जो कि है कि मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे थे। यहाँ पे इन्होंने हमें एक इम्पॉर्टेंट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन बताई है, जो कि है कि मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे थे। और इनमें क्या था, जो उन्होंने प्लांट लिए थे इनके बीच में सिमिलैरिटीज थी, मतलब ये काफी सिमिलर थे सिवाय एक ट्रेट के। तो जैसे अगर इन्होंने एक ये लिया है कपल उसका प्लांट्स का, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है इनके बीच में काफी सिमिलैरिटीज होंगी एक्सेप्ट फॉर वन ट्रेट। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था अपोजिंग ट्रेट्स, तो हो सकता है इसमें से एक टॉल हो एक ड्वार्फ हो, बट इस ट्रेट के अलावा इनमें बाकी सब कुछ सिमिलर है। उन्होंने हमें इसकी टेबल दी हुई है। इस टेबल में इन्होंने हमें बताया है कि ये कैरेक्टर्स हैं और ये इनके कॉन्ट्रास्ट रख सकते कैरेक्टर्स हैं। तो हमने पढ़ा था ना, जो मेंडल हैं, ग्रेगर मेंडल, इन्होंने 7 इयर्स तक स्टडी किया था। तो सिंस इन्होंने 7 इयर्स तक स्टडी किया था, तो हम इससे याद रख सकते हैं कि 7 कैरेक्टर्स होते हैं। तो 7 कैरेक्टर्स क्या होते हैं देखते हैं, और उनके ट्रेट्स भी देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर होता है स्टेम हाइट, कि जो हमारी स्टेम है उसकी हाइट कितनी है, कितनी लंबाई है। तो फर्स्ट इसका ट्रेट होता है टॉल और ऑपोजिंग ट्रेट होता है ड्वार्फ। तो ये हमारे दो हो सकते हैं, स्टेम लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है। सेकेंड आता है फ्लावर कलर। तो फ्लावर कलर कैसे होता है, हमारा फ्लावर जो होता है वो 2 कलर का हो सकता है, या तो वो वायलेट कलर हो सकता है या फिर वो व्हाइट हो सकता है। थर्ड आता है फ्लावर पोजीशन, एक्सियल या फिर टर्मिनल। एक्सियल का मतलब होता है कि जैसे अगर ऐसे फ्लावर लग रहे हैं साइड साइड में। टर्मिनल का मीनिंग होता है कि अगर ये हमारी स्टेम है तो इसकी टिप पे यहाँ पे फ्लावर लग रहा है और ये आगे ग्रो नहीं होने देगा। फिर नेक्स्ट है पॉड शेप। पॉड, सिंस हम पी प्लांट का पढ़ रहे हैं तो पी में पॉड्स होते हैं, आपको याद होगा, ये ऐसे हम मटर कहते हैं उसे हिंदी में, तो उसके ऐसे वो होते हैं पॉड्स होता है जिसके अंदर हमारे से पीस निकलते हैं। तो ये जो पॉड होता है इसकी शेप होती है इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड, मतलब ये ऐसे फुल शेप का हो सकता है या फिर ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट आता है पॉड कलर। जो ये हमारा पॉड है ये ग्रीन हो सकता है या फिर ये येलो भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग हमारा कैरेक्टर आता है सीड शेप। जो हमारे सीड्स हैं, मतलब जो हमारे अंदर से पीस निकलते हैं, वो राउंड हो सकते हैं और वो ऐसे रिंकल्ड भी हो सकते हैं। थर्ड आता, लास्ट हमारा आ जाता है सीड कलर। सीड कलर क्या है, जो हमारे अंदर से पीस निकल रहे हैं ये येलो हो सकते हैं और ये ग्रीन भी हो सकते हैं। अब इसको हम एक फिगर फॉर्म में देखते हैं जो हमारे लास्ट पेज पे, पिछले पेज पे दी थी। यहाँ पे इन्होंने हमारे कैरेक्टर्स दिए हैं 1 to 7, वही सेम, और फिर हमें इन्होंने जो ट्रेट्स थे उनको 2 में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट डोमिनेंट ट्रेट्स एंड सेकेंड रिसेसिव ट्रेट्स। इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, बट इनको मैं अभी आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। बेसिक इनका क्या होता है कि जो डोमिनेंट है वो इजीली ऑब्जर्व किए जाते हैं, रिसेसिव जो है वो इजीली ऑब्जर्व नहीं किए जाते। डोमिनेंट जो है वो हमारे रिसेसिव को मास्क कर लेता है, कवर कर लेता है। रिसेसिव ट्रेट भी गायब नहीं होते, बट सिंस डोमिनेंट ट्रेट हमारा ज्यादा इजीली ऑब्जर्व किया जाता है तो ये इसको कवर कर लेता है। इसको हम अच्छे से अभी आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे पहले देखते हैं सीड शेप। ये हमारे पी प्लांट, पी है अंदर की सीड, ये राउंड इसका डोमिनेंट होता है, रिसेसिव इसका रिंकल्ड होता है। ये बाय द वे आपको सारे याद रखने होंगे, बिकॉज अगर कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसको इसकी हेल्प से करना पड़ता है आंसर। सीड कलर होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है येलो और रिसेसिव होता है ग्रीन।
फ्लावर कलर जो होता है इसमें डोमिनेंट वायलेट होता है और रिसेसिव वाइट होता है। पॉड शेप में हमारा फुल पॉड जो होता है, मतलब ये ऐसे फूला हुआ है तो ये डोमिनेंट होता है। कंस्ट्रिक्टेड ये आप देख सकते हैं ऐसे थिन है, ये हमारा रिसेसिव होता है। फिर पॉड कलर ये हमारा जस्ट ऑपोजिट है सीड कलर के, तो इसमें डोमिनेंट ग्रीन होता है, रिसेसिव येलो होता है। फिर फ्लावर पोजीशन जो है हमारी एक्सियल है, एक्सियल हमारी मतलब साइड साइड में लगते हैं और टर्मिनल हमारे ये टिप पे लगता है। तो इनको फ्लावर पोजीशन को हम स्टेम हाइट के उससे याद रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारी स्टेम हाइट डोमिनेंट होती है टॉल और रिसेसिव होती है ड्वार्फ। तो अगर हमारे जैसे ये फ्लावर्स हैं ये साइड साइड में लगेंगे तो इस स्टेम को और ग्रो होने देंगे तो हमारा प्लांट ऑफ कोर्स टॉल ग्रो होगा। और अगर हमारा ये फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पे लग रहा है तो ये एकदम से इसकी स्टेम की ग्रोथ को रोक देगा, तो ये ड्वार्फ होगा। तो इस तरह आप इन दोनों को याद रख सकते हैं, वैसे ही आपको सारे याद करने होते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। यहाँ पे इन्होंने हमें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन बताया है एक एग्जाम्पल की हेल्प से। कैसे? जो हमारे मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, उसकी हेल्प से। तो देखते हैं कैसे किया था। मेंडल ने क्या किया था, एक टॉल पी प्लांट लिया, एक ड्वार्फ पी प्लांट लिया, इनके बीच में क्रॉस करवा दिया और फिर जो सीड्स फॉर्म हुए इस सीड से उन्होंने आगे उन्हें ग्रो करवाया, उन्हें प्लांट्स में ग्रो करवाया। तो जो ये प्लांट्स ग्रो हुए इस सीड से, इसको इन्होंने नाम दिया फिलियल वन प्रोजेनी और शॉर्ट में इसे हम कहते हैं F1 प्रोजेनी। तो ये जो हमारे प्लांट्स आए इस प्रोजेनी में, फर्स्ट जो जनरेशन आई हमारी ऑफस्प्रिंग्स की, इसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स हैं वो सारे टॉल थे, इसमें से किसी में भी ड्वार्फ नहीं आया। तो आपको पेरेंट्स के कैरेक्टर्स याद होंगे, दो थे कि एक टॉल था एक ड्वार्फ था। तो ड्वार्फ पेरेंट के कैरेक्टर्स किसी में भी नहीं आए और टॉल के सब में आए। तो फिर इन्होंने ये टॉल ड्वार्फ पे किया, फिर इन्होंने सोचा चलो मैंने और कैरेक्टर्स पे कराता हूँ। तो इन्होंने जितने और अलग अलग कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे इन सबको ऐसे करवाया कि अगर वायलेट फ्लावर कलर वाले को वाइट फ्लावर कलर वाले के साथ क्रॉस करवाया, इसमें भी सेम चीज ऑब्जर्व करी कि एक ही कैरेक्टर जो था उसका एक ट्रेट था, जैसे वायलेट था तो वो सारे ऑफस्प्रिंग्स F1 प्रोजेनी के सारे ऑफस्प्रिंग्स में ऑब्जर्व किया गया। अब मेंडल ने सोचा भाई अब क्या करें, ये तो सारे सेम ही शो कर रहे हैं, वो दूसरा जो ट्रेट था वो कहाँ गायब हो गया। तो उन्होंने सोचा कि जो ये F1 प्रोजेनी आई है इसको मैं सेल्फ पॉलिनेशन कराता हूँ। तो जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे हमारे फर्स्ट जनरेशन में प्लांट आए हैं दो, इनके बीच में उन्होंने पॉलिनेशन करवाई सेल्फ। अब इससे उन्होंने एक सरप्राइजिंग चीज उन्हें मिली कि जो हमारी F2 प्रोजेनी आई, अब मतलब F1 हमारी फर्स्ट थी, अब इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया तो हमें फिलियल टू F2 प्रोजेनी मिली। इसमें इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे हमारा टॉल ड्वार्फ वाला एग्जांपल था ना, तो इसमें जो ड्वार्फ कैरेक्टर था अब वो किसी में उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो ये सरप्राइजिंग चीज थी कि F1 प्रोजेनी में तो वो बिल्कुल गायब हो गया था ड्वार्फ कैरेक्टर, सारे टॉल थे, बट F2 प्रोजेनी में हमारे कुछ प्लांट्स ने ड्वार्फ कैरेक्टर भी शो किया। तो ये बहुत सरप्राइजिंग चीज थी। अब ये पर किस तरह शो किया उन्होंने सोचा कि मैं इसको वो करता हूँ कि प्रोपोर्शंस में ये शो करते हैं, किस प्रोपोर्शंस में ये हमारा ऑब्जर्व किया जाता है कैरेक्टर। तो उन्होंने ये चीज देखी कि 1/4 जो हमारे प्लांट होते हैं F2 प्रोजेनी के, उन्होंने ये ड्वार्फ कैरेक्टर शो किया और जो 3/4 प्लांट होते हैं हमारे F2 प्रोजेनी के, उन्होंने टॉल कैरेक्टर शो किया। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर हमारे सपोज F2 प्रोजेनी जो है उसमें अगर 4 प्लांट ऑब्जर्व हुए हमारे 1 2 3 4, तो इसमें से एक प्लांट तो होगा ड्वार्फ और बाकी 3 होंगे हमारे टॉल। मेंडल ने जो किया उनके तो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स आई थी, तो उनका जो डेटा था बहुत क्रेडिबल था, बट हम इसे सिंप्लीफाई हम इस फॉर्म में कर लेते हैं कि 1/4 इज ड्वार्फ एंड 3/4 इज टॉल। अब ये सिर्फ ड्वार्फ और टॉल के लिए नहीं है, ये सारे कैरेक्टर्स में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि F1 प्रोजेनी जो थी हमारी वो तो 100% एक कैरेक्टर था। अब F2 प्रोजेनी में क्या होता है कि जो ये 100% कैरेक्टर था ये 3/4 हो जाता है और जो कैरेक्टर हमारा पेरेंट का बिल्कुल 0% हो गया था F1 में, वो हमारा 1/4 हो जाता है। इसकी हेल्प से उन्होंने एक प्रोपोर्शन ड्रॉ किया कि हमारे जो F2 जनरेशन में ट्रेट्स ऑब्जर्व होंगे वो किस प्रोपोर्शंस में होंगे। तो वो प्रोपोर्शन उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो था 3/4।
ये हमारा है F2 स्टेज पे हमारे जो ऑब्जर्व होंगे कैरेक्टर्स उनका। और एक चीज इन्होंने बोली कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जैसे टॉल और ड्वार्फ, इनके बीच में कोई ब्लेंडिंग नहीं थी, ना ही F1 जनरेशन ना ही F2 जनरेशन में। ब्लेंडिंग का मीनिंग क्या है कि अगर प्लांट टॉल है और ड्वार्फ है तो उनके बीच में ऐसा नहीं है कि कोई मीडियम लेंथ प्लांट आ गया, या फिर अगर कोई हमारा फ्लावर पोजीशन एक्सियल है और टर्मिनल है तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बीच में ऐसा वो आ गया प्लांट जिसमें एक्सियल भी हो रही है टर्मिनल भी हो रही है। तो इनके बीच में कोई मिक्सिंग नहीं थी कैरेक्टर्स के बीच में, ट्रेट्स के बीच में। अब आगे देखते हैं क्या बोला इन्होंने। इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे मेंडल ने प्रपोज किया कि हमारी कुछ चीज है जो कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जा रही है गैमीट्स के थ्रू, जो कि स्टेबल है, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है और वो जनरेशन टू जनरेशन जा रही है। जैसे इस पेरेंट टू इस ऑफस्प्रिंग गई, फिर इस ऑफस्प्रिंग टू नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग गई, तो वो उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है। इसको उन्होंने बोला फैक्टर्स, मेंडल ने इसको नाम दिया फैक्टर्स का। बट अब हम लोग इस चीज को, इन फैक्टर्स को अब हम लोग बोलते हैं जीन्स। जीन्स आपने सुना होगा बहुत पहले से, बट जीन्स होते क्या हैं? जीन्स होते हैं हमारे यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब हमारे जो चीजें इनहेरिटेंस कराती हैं उनकी यूनिट्स, ये जीन्स होते हैं, ये यूनिट्स। और क्या कंटेन करते हैं ये हमारे कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर हमें कोई ट्रेट वो करना है, शो करना है, सपोज हमें टॉलनेस का ट्रेट ऑब्जर्व करना है, तो ये टॉलनेस का ट्रेट हमारा एक्सप्रेस होता है जीन्स के थ्रू, क्योंकि जो जीन्स हैं उनमें इस ट्रेट को ऑब्जर्व करने की, इसको दिखाने की इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट टर्म हमारा इसमें आ जाता है एलिल्स का। एलिल्स क्या होते हैं? ये हमारे जीन्स ही होते हैं ये भी, जो कि ट्रेट करते हैं अलग अलग कैरेक्टर के लिए, मतलब दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। तो ये हमारे स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है सेम जीन की, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो जैसे अगर हमारा टॉल और ड्वार्फ है तो इनके बीच में जो जीन होगा वो सिंगल जीन होगा, बस इसकी दो एलिल्स हैं। सपोज अगर हमारा ये जीन है, इसको हमने जी से मार्क कर लिया, तो ये दो फॉर्म्स हो गई इसकी, G1 और G2। तो ये G1 है, ये टॉलनेस को करेगी ऑब्जर्व, और जो ये G2 है ये हमारी ड्वार्फ को करेगी। है तो ये सेम जीन, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि इसको ट्रेट को दो डिफरेंट फॉर्म्स दे देते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बना देते हैं इसके। फिर हमें नेक्स्ट चीज इन्होंने बताई है कि हम अल्फाबेटिक सिंबल्स को यूज करते हैं जीन्स को वो करने के लिए, शो करने के लिए। तो जो हमारे F1 प्रोजेनी में हमारे जो जीन्स शो हुए थे, जैसे अगर हम टॉल और ड्वार्फ का एग्जांपल ले ले फिर से, तो जो F1 प्रोजेनी में हमारे ऑब्जर्व हुए थे उसको हम करते हैं कैपिटल T से। तो ये हमारा कैपिटल T से हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। और फिर जो हमारा टॉल को तो हमने कैपिटल T से कर लिया, अब जो ड्वार्फ है हम उसको D से नहीं करेंगे, उसे भी हम T से करेंगे। कैसे करेंगे? कैपिटल T हमारा टॉल के लिए हो गया, फिर बचा हमारा स्मॉल t, तो वो हमने ड्वार्फ के लिए कर लिया। और ये जो कैपिटल T और स्मॉल t हो गए ये हमारे एलिल्स हो गए। तो जैसे अगर हमारा ये हाइट का जीन है तो इसके हमारे दो एलिल्स हैं, कैपिटल T और स्मॉल t। कैपिटल T हमारा टॉलनेस के लिए है और स्मॉल t हमारा ड्वार्फ के लिए है। और सिंस हमारे जो जीन्स होते हैं वो इस तरह आते हैं, वो गैमीट्स के थ्रू आते हैं। तो जैसे हमारे गैमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, हाफ होते हैं हमारे उसके टोटल प्लांट के, उसके बॉडी के। तो प्लांट बॉडी सिंस हमारी 2n डिप्लॉइड होती है तो हमारा गैमीट आया। जैसे ये टॉल प्लांट से गैमीट आया, ये ड्वार्फ प्लांट से गैमीट आया, तो इनके जो हमारे टी हैं ये मिल जाते हैं आपस में। इससे सिर्फ एक सिंगल आएगा ना, गैमीट हाफ हो जाते हैं, ड्वार्फ से भी हाफ आएगा, तो ये भी हमारे मिलके बन गए टी और टी। तो ये इसका हमारे कॉम्बिनेशन किस तरह हो सकता है? कैपिटल T हो सकते हैं दो एक साथ, दो स्मॉल t हो सकते हैं एक साथ, और एक कैपिटल T और एक स्मॉल t हो सकता है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे इसके। फिर नेक्स्ट चीज मेंडल ने जो प्रपोज करी वो ये करी कि जो हम यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स ले रहे हैं, कि हमने इनकी कंटिन्यूअस सेल्फ फर्टिलाइज वो कराई है, पॉलिनेशन। तो इनके जो कैरेक्टर्स थे, जो इनके ये फैक्टर्स थे, ये इनके स्टेबल हो गए थे, ये चेंजेस नहीं थे इसमें कुछ। तो इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारे सिंस हमने टॉल वो लिए हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, तो जो हमारा टॉल है वो होमोजाइगस होगा, ड्वार्फ भी होमोजाइगस होगा। अब इस होमोजाइगस का मीनिंग क्या होता है? कि जो हमारे एलिलिक पेयर्स हैं साथ में ये सिमिलर हैं। तो फॉर टॉल प्लांट हमारे जो एलिलिक पेयर्स हैं, जो एलिल्स हैं साथ में, वो होंगे T और T, कैपिटल T कैपिटल T। और ड्वार्फ के जो हमारा ये भी ट्रू ब्रीडिंग है, होमोजाइगस होगा, तो इसमें हमारे होंगे साथ में T और T। तो ये हम मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा होमोजाइगस।
और ये जो हमारा टी है, कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी, ये हमारा जीनोटाइप है। जीनोटाइप ये बताया इन्होंने हमारा, ये है हमारा जीनोटाइप। और ये जो इसका डिस्क्रिप्शन है, ये यहाँ पे बताया इन्होंने कि जो ये टॉल और ड्वार्फ का डिस्क्रिप्शन है, ये है इसका फिनोटाइप। अब यहाँ पे इन्होंने हमें वो नहीं बताया है, डेफिनेशन नहीं बताई है, बट क्या होता है, जीनोटाइप जो होता है वो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है एक ट्रेट का। तो अगर हमारा ट्रेट जैसे ये है टी, ये इसका जेनेटिक मेकअप है, ये टी स्मॉल टी ये जेनेटिक मेकअप है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी जेनेटिक मेकअप है। तो इस जेनेटिक मेकअप को हम कहते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप होता है हमारा फिजिकल जो बाहर से अपीयरेंस दिख रही है। जो ये हमारा कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, ये हमें पता है कि ये हेट्रोजाइगस है, इसमें हमारे दो अलग अलग एलेल्स प्रेजेंट है, बट ये ऑब्जर्व बाहर होगा हमारा टॉल। ये मैं आपको बताऊंगी अभी आगे कैसे ऑब्जर्व टॉल होगा ये, बट ये इसका जीनोटाइप हो गया, और ये इसका कैपिटल, ये बाहर जो टॉलनेस इसकी नजर आ रही है, ये इसका फिनोटाइप हो गया। ये इन्होंने पूछा ना व्हाट वुड बी द फिनोटाइप, क्या होगा इसका कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो ये इसका फिनोटाइप टॉलनेस होगा। कैसे होगा देखते हैं कैसे होगा, यहाँ पे बताया है। ये मैं आपको एक दूसरे पेज पे बताती हूँ ताकि हमें इजीली देख सकें हम। तो अगर हमारा पेरेंट, हम देखें कि अगर हमारा पेरेंट जो है, ये हमारे पेरेंट है, पेरेंट में हमारा क्या है, हमने पेरेंट दो चूज किए थे, टॉल और ड्वार्फ, और हमने क्या बोला था कि ये दोनों होमोजाइगस हैं, क्योंकि ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स है, हमने इनकी बहुत ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन कराई है, तो ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स है। तो इनके जो हमारा एलेलिक है मेकअप, जेनेटिक मेकअप जो है कैसे है, टॉल प्लांट का तो हमारा है कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट का है हमारा स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे होगा, हम अब इन्हें क्रॉस करवा रहे हैं, तो इनको, ये तो इसके डिप्लॉयड फॉर्म है, 2n फॉर्म है, अब हम इसके गैमीट्स फॉर्म कराने हैं, तो ये हाफ हो जाएंगे। कैसे होंगे हाफ, ये ऐसे हाफ होंगे। अब ये इसके 4 गैमीट्स अलग हो गए, ये हमारा टी अलग हो गए दो, ये स्मॉल टी दो अलग हो गए। अब इनको कैसे होगा, अब हम इनका क्रॉस कराएंगे आपस में, तो हमारे जो वो हैं क्या कहते हैं गैमीट्स, ये आपस में ऐसे मिलेंगे। ये वाला इसके साथ भी मिल सकता है और ये इसके साथ भी मिल सकता है। सिमिलरली ये वाला भी है हमारा, इसके साथ भी मिल सकता है, इसके साथ भी मिल सकता है। तो हमारे 4 फॉर्म होंगे एंड में, जो वो होंगे क्या कहते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, ये इसके साथ भी मिल सकता है और ये इसके साथ भी मिल सकता है। तो जो हमारे 4 ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म हो रहे हैं लास्ट में, इनमें क्या हो रहा है, हमारा कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है इसमें, ये इसके साथ मिला तो ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, आप खुद करके देख सकते हैं सेम आएगा। अभी हमारे 4 आ गए। F1 प्रोजेनी में हमने क्या पढ़ा था, F1 प्रोजेनी में सिर्फ हमारा एक कैरेक्टर ऑब्जर्व हो रहा था, वो क्या था, इस एग्जाम्पल में हमारा टॉल वाला कैरेक्टर ऑब्जर्व हो रहा था। तो मेंडल ने क्या बोला कि जो हमारा ये टॉलनेस वाला जो एक कैरेक्टर हमारा ऑब्जर्व हो रहा है, ये हमारा डोमिनेंट है, क्योंकि जो दूसरा कैरेक्टर था ये स्मॉल टी वाला इस एग्जाम्पल में, इसको इसने मास्क कर दिया, इसको इसने ऑब्जर्व ही नहीं होने दिया। तो ये जो हमारा ऑब्जर्व हो पा रहा है ये हमारा है डोमिनेंट, और जो ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है ये हमारा है रिसेसिव। अब ये जो मैंने आपको इस तरह ये इसके कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, ये थोड़े से डिफिकल्ट हो रहे हैं देखने में, इसका अभी हम पढ़ेंगे आगे। इसका एक वो होता है इजी वे प्यूनेट स्क्वायर का, जिसके थ्रू हम इसको क्रॉस कर सकते हैं फर्दर, बट उसका अब अभी आगे देखते हैं कैसे होता है वो। फिर यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बोला है कि सिंस हमारा जो प्लांट है ये टी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट है, ये हमारा हेट्रोजाइगस है, पर किसके लिए, सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है जो कि हाइट का है, तो इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड, क्योंकि हमारा टोटली हाइब्रिड नहीं है ये प्लांट, इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड। और इस तरह के क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें सिर्फ जो हमारा हाइब्रिड फॉर्म हो रहा है वो एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, तो इसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आगे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ेंगे, उसमें हमारे 2 कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारा रिसेसिव पेरेंटल, सबसे पहले उन्होंने बोला रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट था, जैसे इस एग्जांपल में हमारा ड्वार्फ था, तो हमारा F2 जनरेशन में जब वो शो होता है, फिलियल 2 प्रोजेनी में जब वो हमारा शो होता है, तो वो ब्लेंड नहीं होता टॉल के साथ, हमारा ड्वार्फ और टॉल अलग अलग शो होते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे गैमीट का प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे मियोसिस की हेल्प से। मियोसिस क्या होता है, हमारा रिडक्शन डिवीजन, इसमें हेप्लॉइड हमारी सेल्स फॉर्म होती है, तो इसमें हमारे हेप्लॉइड गैमीट्स फॉर्म होंगे। तो
इसमें क्या होगा, हमारे जो ट्रेट्स हैं उनकी सेग्रीगेशन हो जाएगी, पेरेंटल पेयर के जो है ये एलिल्स, इनकी सेग्रीगेशन हो जाएगी एक दूसरे से अलग अलग। और ये कैसे होती है, ये रैंडम होती है, कोई सा भी एलिल एक उसमें आ सकता है गैमीट में। तो इसमें हमारा क्या है, सिंस हमारे ट्रू वो है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, तो इसमें जो टी है वो है टॉल, तो इसमें हमारे दोनों एलिल्स कैपिटल टी है, तो अगर ये अलग भी होंगे तो हमारे दोनों सेम ही रहेंगे, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। सिमिलर इज द केस फॉर डॉफ प्लांट, जिसमें हमारा जो गैमीट्स हैं वो स्मॉल टी है, अगर वो अलग भी होंगे तो सेम ही तरह के गैमीट्स हमारे फॉर्म होंगे। एनीवे फिर इसमें क्या होता है कि हमारा जो ये दोनों गैमीट्स हैं इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ है, दोनों गैमीट्स में हमारे अलग अलग वो है ना एलिल्स, इसके लिए प्लांट की हाइट के लिए, तो हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ है। इन्होंने बोला कि ऐसे हो सकता है कि एक इसमें से कोई हमारे ये पोलन से आ रहा है और एक जो है हमारा ये ओवम में है। तो ये जब इनका वो होगा, क्या कहते हैं, जाइगोट प्रोड्यूस होगा ये फर्टिलाइजेशन के बाद, तो इसमें दोनों एलिल्स हमारे मिल जाएंगे। तो जैसे अगर हमारा प्लांट से आया था ये वाला, सॉरी पेरेंट उससे आया था पोलन से कैपिटल टी, और ओवम में था हमारा स्मॉल टी, तो जब ये मिल जाएंगे तो हमारे ये वो फॉर्म करेंगे हाइब्रिड, कैपिटल टी और स्मॉल टी का हेट्रोजाइगस, इसमें कैरेक्टर वो होंगे कॉन्ट्रास्टिंग। और इसको हम इजीली पढ़ सकते हैं प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू। क्या है ये, प्यूनेट स्क्वायर। इसको ये किसने बताया था, एक बार देख लेते हैं। प्यूनेट स्क्वायर हमारा दिया था रेजिनाल्ड प्यूनेट ने, जो कि हमारे एक ब्रिटिश वो जेनेटिसिस्ट। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी थी जिसकी हेल्प से हम इसे इजीली कर सकते हैं जीनोटाइप्स को प्लांट के और जीनोटाइप से हम फिनोटाइप तो पता लगा ही सकते हैं, क्योंकि हमें डॉफ और टॉल उसका क्या कहते हैं, सॉरी डोमिनेंस और रेसेसिवनेस का पता लग गया है। तो ये हमारा ये प्यूनेट स्क्वायर है। इसमें मैंने आपको पीछे ये बताया था ना क्रॉस ऐसे करते हुए, तो ये सेम हम प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू कर सकते हैं। इसमें इन्होंने ऐसे किया है, ये टॉल, ये यहाँ पे जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये टॉल पेरेंट है हमारा, ये ड्वार्फ पेरेंट है। इसके पास जो एलिल्स हैं ये है हमारे कैपिटल टी, इसके पास जो एलिल्स हैं स्मॉल टी। गैमीट्स फॉर्म हुए, ये अलग हो गए क्योंकि होते हैं गैमीट्स, ये हमारा डिप्लॉयड था 2n, ये n है, तो ये हमारे दो गैमीट्स फॉर्म हुए, कैपिटल टी दोनों सेम है, इसमें भी दो स्मॉल टी वाले फॉर्म हुए। तो हम एक बॉक्स बना सकते हैं, हमारे पास जितने एलिल्स हैं उतनों का, जितने गैमीट्स हैं उतने का, तो ये हमारा एक बॉक्स बना लिया हमने। और इसके ऊपर हमने इस तरह लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया क्या कहते हैं कैपिटल टी दोनों साइड, और दूसरी साइड ये लिख दिया स्मॉल टी, और ये हमने इसको ऐसे क्रॉस किया, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये कैपिटल टी हमने इसमें ला रहे हैं, ये पूरी लाइन इसकी होगी कैपिटल टी की, तो इसका हमने पहला यहाँ पे लिख दिया। और फिर इस साइड से हमने देखा तो ये स्मॉल टी था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम इसमें होगा, इसमें हमने ये कैपिटल टी था, ये यहाँ पे लिख दिया। इधर से देखा स्मॉल टी लिख दिया। सारे चारों सेम फॉर्म हो रहे हैं। F1 प्रोजेनी में इसका प्यूनेट स्क्वायर का इतना इजी वो नहीं पता लगता यूज, पर F2 प्रोजेनी में देखते हैं। F2 प्रोजेनी में हमारा हमने सेल्फिंग करी थी, कैसे सारे जो हमारे ये फॉर्म हुए थे कैपिटल टी स्मॉल टी के मोनोहाइब्रिड्स, इनके बीच में हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, तो हमारे इसमें गैमीट्स ऐसे फॉर्म होंगे। ये गैमीट फॉर्म हुए होगा दूसरे में, क्योंकि सेम ही उसके हैं ये क्या कहते हैं प्रोजेनी के। तो इसमें देखते हैं प्यूनेट स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये बन गया हेट्रोजाइगस पेरेंट से होमोजाइगस फॉर्म हो गए, देखो यहाँ पे। और क्या होगा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये स्मॉल टी, तो स्मॉल टी लिख दो यहाँ पे। फिर ये कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी लिख दो। ये फिर से हमारा हमें मोनोहाइब्रिड मिल गया, क्या पेरेंट से सिमिलर है। क्या होगा बट ये, क्योंकि इसमें हमारा एक वो है डोमिनेंट, तो ये हमारा होगा टॉल। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं ये टॉल, फिर इसमें देखो इसमें क्या है स्मॉल टी लिख दिया इसमें यहाँ पे। दो ड्वार्फ होता है क्योंकि दोनों रिसेसिव में हमें एक चीज याद रखनी है कि अगर रिसेसिव ट्रेट ऑब्जर्व कराना है तो रिसेसिव ट्रेट के लिए हमें दोनों एलिल्स हमारे रिसेसिव है, तो इसमें ये हमारा होगा ड्वार्फ। तो इससे प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प से हमने इजीली पता लगा लिया कि हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आ रहा है। जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो आपको वैसे याद होना चाहिए, अगर आप हर बार प्यूनेट स्क्वायर बनाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा प्रोसेस। फिनोटाइपिक रेशियो हमारा हमेशा होता है 3:1 का, किसमें F2 जनरेशन का ये है फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा होता है 3:1, किस तरह
जो डोमिनेंट है और जो रिसेसिव है उसके बीच में है ये, तो डोमिनेंट होगा हमेशा 3 और रिसेसिव होगा हमेशा 1। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है इसकी हेल्प से देखते हैं। पहले इसमें हमारा कैपिटल टी कैपिटल के कितने हैं, 1 है, तो ये कैपिटल टी लिख दिया। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी मोनोहाइब्रिड कितने हैं, ये 1 है, ये 2 हैं, तो ये हमारे 2 हो गए। फिर स्मॉल टी 1 है, तो इसका हमारा रेशियो हमेशा आएगा 1:2:1। ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो आप किसी भी कैरेक्टर का देख लो 100% हमेशा सेम आएगा। प्यूनेट स्क्वायर इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है ये डायमंड की शेप में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, अगर आपको स्कूल के उससे करना है तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, वैसे सेम ही बात है बट बस इसको हल्का सा घुमा दे तो ये इजी पड़ता है। जैसे अगर हम इसको इस वे में ड्रॉ करें, जैसे अगर ये हम इसको इस तरह ड्रॉ करें, ये हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया और इस पे हमने कैरेक्टर्स इस तरह लिख दिए, तो हमें ये मुझे तो ये ज़्यादातर लोगों को ये वाला वे ज़्यादा इजी लगता है जब वो इस तरह बॉक्स को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें आप इजीली देख सकते हो टी टी, फिर ये स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये ज़्यादा ईजी वे होता है। ये बॉक्स इस तरह ड्रॉ करना भी मुश्किल होता है। अब यहाँ पे तो इन्होंने यही सेम चीज़ बताई जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, और इसमें इन्होंने कुछ स्पेशल चीज़ नहीं बताई, सिर्फ इन्होंने बताया है कि जो हमारे ये 1:4 ये क्या कहते हैं, सॉरी 1:2:1 वाला ये रेशियो है, इसको इन्होंने थोड़ा सा डिराइव किया हुआ है। ये हमारा इस पर क्वेश्चन कभी नहीं आता है। नेक्स्ट उन्होंने पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है कि जो हमारा जीनोटाइप होता है उसको हम प्लांट के बाहर के स्ट्रक्चर से वो नहीं कर सकते डिस्टिंग्विश। कैसे, अगर हमारा टॉल प्लांट है तो अगर आप टॉल प्लांट को देखोगे तो आप ये थोड़ी बता सकते हो कि उसका जीनोटाइप हमारा हाइब्रिड है या फिर वो है प्योर है, ट्रू लाइन है, वो हम ये नहीं शो कर सकते बाहर से। फिर एक इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो मेंडल ने हमारे ये सेल्फ पॉलिनेट किया फिर प्लांट F2 जनरेशन के प्लांट्स को, और क्या फाइंड किया कि जो F2 जनरेशन का हमारा डॉर्फ प्लांट है, जब उसके उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया तो उनको आगे डॉर्फ प्लांट्स ही मिले। अब क्यों हुआ ये, ऑब्वियसली इसलिए हुआ क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे जो हमारे F2 जनरेशन का डॉर्फ प्लांट है कैसा है, ये ट्रू प्लांट है, ट्रू डॉर्फ है ये, क्योंकि हमारा ड्रॉप फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रिसेसिव है वो बिना उसके शो भी नहीं हो सकता अगर वो ट्रू वो ना हो, क्या कहते हैं दोनों उसमें एलल्स रिसेसिव ना हो। तो जब अगर हमें इसको इसके गैमीट्स को अलग करेंगे टी टी और फिर एक दूसरा इसी की तरह का ले लेंगे उसके गैमीट्स को अलग करेंगे तो ऑफकोर्स हमें टी टी हमेशा मिलकर हमारा ड्वार्फ ही फॉर्म करेगा। फिर यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक ही वुड हैव गॉटन हैड ही सेल्फ पॉलिनेटेड अ टॉल F2 प्लांट। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि अगर उन्होंने F2 जनरेशन के टॉल प्लांट की सेल्फ पॉलिनेशन कराई होती तो क्या होता। अब इससे हमें एक चीज पता लगती है कि जो टॉल प्लांट F2 जनरेशन के वो 2 जीनोटाइप होते हैं। आपको याद होगा इसमें देखो इसमें 2 तरह के जीनोटाइप्स होते हैं टॉल प्लांट के। क्या होते हैं, एक होता है ट्रू वो होता है ट्रू लाइन वाला कैपिटल टी, एक होता है मोनो हाइब्रिड जिसके हमारा जीनोटाइप होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर हम कैपिटल टी वाले को आपस में इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो ये तो हमेशा हमारा टॉल ही रहेगा जैसे ड्वार्फ का था क्योंकि ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन है इसकी। बट अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को मोनो हाइब्रिड को सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा जैसे F1 जनरेशन में था ना, आपने देखा F1 जनरेशन में हमारे ये हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर इसकी हमने सेल्फिंग कराई थी तो फिर हमारे ये वाला लाइन मिली थी। तो अगर हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो यही सेम चीज कंटिन्यू होगी हमारी, यही सेम मिलेगा फिनोटाइपिक रेशियो ये और जीनोटाइपिक रेशियो ये, क्योंकि देखो ना क्योंकि ये सेम वाली ये बात आ जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी इनके बीच में हमने सेल्फिंग कराई तो ये आ जाएगी। हाँ, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम ये जो हमने पूरा पीछे पढ़ते आ रहे हैं हम इससे हमने ये पता लगा लिया कि जीनोटाइपिक जो रेशियो है वो तो हम मैथमेटिकली हमारा निकाल सकते हैं कि ये इतना इसकी वो होगी प्रोपोर्शंस 1/2/1 या कुछ इस तरह की होगी। बट अगर हम एक प्लांट को वैसे देखें नॉर्मली कि ये एक प्लांट है और इसको हमने देखा, हम इसको देख के इसके फिनोटाइप को देख के इसके बाहर के फिजिकल पेरेंट्स को देख के ये नहीं बता सकते कि इसका जीनोटाइप क्या है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है दैट इज फॉर एग्जांपल अगर हम एक टॉल प्लांट ले F1 जनरेशन का या फिर F2 जनरेशन का जिसकी कॉम्बिनेशन कैपिटल टी या फिर मोनो हाइब्रिड है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कैसा, ये इसकी जीनोटाइप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसकी फिनोटाइप को देख के क्योंकि फिनोटाइप तो सेम ही है इनका। तो इसको ये चीज को इन्होंने डिटरमाइन करने के लिए जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए मेंडल ने एक क्रॉस निकाला जिसका नाम उन्होंने रखा टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या होता है टेस्ट क्रॉस में टॉल प्लांट लेते हैं हम F2 जनरेशन का,
टॉल प्लांट लिया हमने F2 जनरेशन का, जिसकी हमें जीनोटाइप पता करना है। फिनोटाइप तो हमें पता है टॉल है ये, बट जीनोटाइप इसका कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो हमने एक टॉल प्लांट ले लिया F2 जनरेशन का, और इसको हमने क्रॉस कर दिया एक ड्वार्फ प्लांट के साथ। ड्वार्फ प्लांट आपको पता होगा हमेशा प्योर ही होता है, क्योंकि जब अगर ड्वार्फ प्लांट चाहिए तो हमेशा हमें स्मॉल टी ही चाहिए एलिल्स। हमारा ड्वार्फ प्लांट और किसी तरीके से ऑब्जर्व हो ही नहीं सकता, तो इसे हमने ड्वार्फ प्लांट के साथ वो कर दिया, क्या कहते हैं, क्रॉस कर दिया। अब इसका इन्होंने क्या बोला है कि हम टिपिकल जो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है, इसमें जो हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप होता है, जैसे F2 जनरेशन का हमने कोई भी वो ले लिया टॉल प्लांट, इसको हम उसके साथ क्रॉस करते हैं, वो क्या कहते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव पेरेंट के साथ हम इसे क्रॉस करते हैं तो हमें अलग अलग तरह की प्रोजेनीज मिलती हैं, और उसकी हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट था, इसका जीनोटाइप क्या था, ये हमारा ट्रू था या फिर ये हमारा वो था, क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। इसका इन्होंने हमें एक डायग्राम शो किया हुआ है, आगे देखते हैं। तो ये हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप है, ये इसका हमें डोमिनेंट क्यों कैसे है, पी प्लांट में दो वो थे ना, ये हमारा कैरेक्टर था, डोमिनेंट हमारा वायलेट फ्लावर्स होते हैं और क्या कहते हैं, रिसेसिव हमारा वाइट फ्लावर्स होते हैं। तो इसका हमें फिनोटाइप तो दिख रहा है कि भाई ये वायलेट फ्लावर है। अब इसके हमने दो अज्यूम कर सकते हैं हम, सिंस हमारे एलिल्स दो के पेयर में प्रेजेंट होते हैं हमेशा, तो हम इसका ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई या तो ये ट्रू होगा, हमारा ट्रू वो है, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन है वो उसकी वायलेट फ्लावर की, या फिर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारी वो है मोनोहाइब्रिड है, एक वो है इसमें कैपिटल W एक स्मॉल w है। तो हम इसको अगर हम पेरेंट उसके साथ होमोजाइगस रिसेसिव के साथ वो करेंगे, अगर ये पेरेंट है होमोजाइगस रिसेसिव है, इसके साथ हमने क्रॉस किया, अब इसमें हम जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनकी हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप था इसका जीनोटाइप क्या था। अगर हमारे ऑफस्प्रिंग्स ऐसे आ रहे हैं कि हमारे सारे फ्लावर्स वायलेट प्रोड्यूस हुए, तो फिर ये हमारा वो हो जाएगा ट्रू ब्रीडिंग लाइन, होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखो ये कैसा क्रॉस है, ये हमारा जैसे F1 जनरेशन के टाइम हमारा क्रॉस होता है ना, हमने ट्रू ब्रीडिंग, दोनों हमारी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस हैं, होमोजाइगस लाइंस हैं, इनको हम क्रॉस करते हैं तो हमारे सारे F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी है वो हमारे डोमिनेंट पेरेंट को वो करती है रिजेंबल, तो ये हमारा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट। बट अगर हमारी प्रोजेनीज ऐसे आ रही है, हाफ हाफ आ रही हैं, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ये है डोमिनेंट फिनोटाइप, इसकी जीनोटाइप क्या है, इसका ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल W स्मॉल w है, ये मोनोहाइब्रिड है। तो इस तरह हम टेस्ट क्रॉस से डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा जो डोमिनेंट फिनोटाइप है वो उसकी जीनोटाइप क्या है। बस ये इन्होंने दिया हुआ है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला यूजिंग प्यूनेट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ टेस्ट क्रॉस। कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं इसका नेचर, सेम यही, ये टेस्ट क्रॉस के थ्रू कर सकते हैं। फिर रेशियो कैसे मिलेगा हमें, रेशियो हमारा इसमें ये तो हमें रेशियो इसका 100% है, इसमें कुछ रेशियो नहीं है, इसमें रेशियो हमारा 1:1 का रेशियो है। कैसे? क्योंकि हाफ हाफ प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें हाफ हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 1:1 का हमारा ये रेशियो है इसका।